नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के, जिसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल जो सुनवाई थी उसकी जो तारीख है वो अब टल गई है और अब अगली सुनवाई की अगर बात करें तो अगली सुनवाई होगी 5 सितंबर की। जी हां, कोर्ट ने 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है जब ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले सर्वे हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी जो है वो रिपोर्ट दी, तमाम सारे तथ्य सामने आए, शिवलिंग को लेकर के फव्वारा कहा गया। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो है वो ज्ञानव्यापी में पूजा की याचिका पर जो हुई वो सुनवाई होनी थी, जिस शिवलिंग को लेकर के, और साक्ष्य एक तरफ, तथ्य एक तरफ, और सबसे बड़ी बात है कि आस्था एक तरफ। तो अब अगली जो सुनवाई होगी वो 5 सितंबर को होगी। लेकिन क्या कुछ तथ्य रखे गए हैं, इस बीच दोनों पक्षों में क्या कुछ समझौते जैसी भी स्थिति, कुछ अभी भी कुछ हालात हैं क्या, या यूं कहें कि अभी भी कोई गुंजाइश है। लेकिन पहले जरा एक बयान सुनवाना चाहेंगे, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भगवान आदि विशेषण विराजमान मामले में सुनवाई थी, तत्काल पूजा को लेकर के जवाब आना था, आर्गुमेंट होनी थी। लेकिन अंजुमन इंतजामिया पक्ष की तरफ से आज एक ऑर्डर 7 रूल 11 में दरख्वास्त मूव की गई है, उस पर हमारे द्वारा जवाब दाखिल होगा। 5 सितंबर की डेट लगाई गई है, 5 सितंबर को उसका रिटर्न जो रिप्लाई होगा हम दे देंगे, उसके बाद आर्गुमेंट के लिए रखा जाएगा। अगली तारीख क्या है? 5 सितंबर। तो सवाल सारे हैं, 5 सितंबर को क्या कोर्ट से फैसला आएगा और ज्ञानव्यापी पर कब तक रहेगा यूं ही गदर? क्या आपसी समझौते से भी कुछ अभी भी गुंजाइश है? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। डॉक्टर संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, नेता बीजेपी। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले एक जिम्मेदारी से सवाल शबनम जी के पास लेकर के आ रहा हूं। शबनम जी, मेरा सबसे पहला सवाल, लगातार ज्ञानव्यापी को लेकर के सुनवाई हो रही है, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, तमाम सारी डिबेट में करा चुका हूं। आज मेरा एक बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल यह है कि इस मामले में पार्टी का क्या पक्ष है, पार्टी क्या चाहती है, क्या कहना चाहेंगी? ये मैंने इसीलिए आज सरकार नाम नहीं लिया, क्योंकि सरकार अगर मैं कहता तो फिर न्यूट्रल जवाब होता, लेकिन पार्टी का क्या पक्ष है, क्या चाहती है? आज मैं चाहूंगा शबनम जी सवाल का जवाब सबसे पहले आप जिम्मेदारी के साथ दें। आलोक जी, निश्चित तौर पे ज्ञानव्यापी मंदिर को लेके जिस तरीके से बातें चल रही हैं अदालत में, लोग अपने अपने साक्ष्य रख रहे हैं, दोनों पक्षों को अदालत सुन रही है और तारीख पे तारीख पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा करती है। तमाम तथ्यों के बावजूद हमारी पार्टी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उस लोकतांत्रिक जजमेंट को, जो वर्डिक्ट आएगा उसको मानेगी और उस पर ही भरोसा करती है। साक्ष्य बहुत सारे हैं मंदिर के पक्ष में और जो मुस्लिम पक्ष हैं वो भी अपना रख रहे हैं, लेकिन साक्ष्यों को देखकर अदालत जो फैसला देगी उसके साथ हमारी पार्टी चल रहेगी। जी आमिर साबरी जी, देखिए शबनम जी ने कहा कि जो पार्टी है वो एक पार्टी लाइन पर चल रही है और जो साक्ष्य होंगे उनके आधार पर, तो अब आप लोगों को कितनी उम्मीदें और कोर्ट से खास करके किस तरीके से, और कोर्ट से भी पहले जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके आधार पर बात की जा रही, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें या अन्य तथ्यों की बात करें? बहुत शुक्रिया आलोक जी कि आपने इस बहस में मुझे शामिल किया, और विशेष तौर से भारत समाचार का। देखिए जैसे शबनम जी कह रही थी कि पार्टी की गोल मोल बात करी उन्होंने, देखिए आज भी देश का मुसलमान 90%, 99% संविधान पे और कानून पे भरोसा करता है। 1-8% की मैं इसलिए नहीं कहता, मैंने इसलिए भी छोड़ दिया है कि देखिए अराजक तो हर जगह हैं, तो वो हो सकता है इसको स्वीकार ना करें, लेकिन देखिए बाबरी मस्जिद के भी पर भी जो फैसले आए वो भी हमने स्वीकार किया, और इस तरीके के तमाम मुद्दे देश के अंदर जो धार्मिक और सांप्रदायिक उठे उस पर मुसलमानों ने
अदालत के फैसलों को स्वीकार किया। लेकिन जहाँ तक आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, देखिए तो आप ये मान लीजिए आलोक जी, ये बाबरी मस्जिद के मसले पर भी इस तरीके के तमाम सबूत मिल गए थे कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। आज शबनम जी ने एक नई बात कही है। अभी तक वो ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से सारी डिबेट्स आपने भी करी हैं और जी चैनलों पर हुई, मैं भी बहुत चैनलों पर बैठा हूँ, लेकिन आज उन्होंने ज्ञान वापी मंदिर कहा। ये बड़ी बात है। यही मसला बाबरी मस्जिद का चलते चलते फिर राम मंदिर पे घूमा था। ठीक उसी तरीके देखिए अदालत, फिर मैं वही बात दोहराऊं कि अदालत का नाम लेकर के जो अराजकता फैलाई जा रही है, या अदालत की न्यायालय की आड़ लेकर के जो अपना एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आलोक जी, आप अगर कुछ चीजों को आप हिंदू मुस्लिम से हर चीज को क्यों नहीं, हम कहाँ हिंदू मुस्लिम जोड़ रहे हैं? पूजा की याचिका पर देखिए, पूजा की याचिका मस्जिद में थोड़ी होगी आलोक जी। सब हम मंदिर की सुन लीजिए आलोक जी, इबादत की बात पूजा पे मस्जिद की बात करेंगे। किसी मुसलमान ने कहाँ विरोध किया? आप खूब पूजा करिए जी, कहाँ विरोध किया है भाई? आप बताइए विरोध कहाँ पर? किसी मुसलमान ने पूजा का विरोध किया? आपने कौन सी ऐसी पहल कर दी जब लेकिन जब ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर कहा जाएगा तो आपत्ति तो होगी आलोक जी। आप बताइए, ये एक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि मस्जिद को मंदिर कहा जा रहा है? षड्यंत्र कौन कर रहा है? हमारे देश की, आप लोगों ने ऊपरी अदालत का सहारा ले लिया। कौन पहुंचा पहले अदालत? जी, हमने उसको ज्ञान, आप साक्ष्यों को मानते का, आप तथ्यों को मान जा रहे, ऊपरी अदालत का पहले सहारा ले लिया। अरे आप उसके तत्व तो डाल अगर आपको किस सन में उसका निर्माण हुआ है, ऑफ इंडिया को अगर आप मानते हैं, उसके तथ्यों को मानते हैं, उसके साक्ष्यों को मानते हैं। आलोक जी, आप एंकर हैं, आप एंकर हैं, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तो ज्ञाता हैं, आपने सब्जेक्ट के, आप सब्जेक्ट के, आप सब्जेक्ट के, आप जज न बनिए। सवाल उठाना बहुत आसान है, सवाल उठाना बहुत आसान है। जब बात आस्था की आती है ना, आस्था की बात आती है, तब ये सवाल खुद ब खुद पूछना लाजमी है। जी, आप आस्था के नाम पे बहका रहे हैं। बड़ी बात तो यही आप है, किसी को तो मानते नहीं है ना, आप आस्था को मानते हैं, ना आप श्रद्धा को मानते हैं, ना आप भावना को मानते हैं। आप किसको मानते हैं? आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपको भी नहीं, इंडिया को भी नहीं मानते हैं। अब बस एक सवाल मेरा पूछना बाकी रह गया कि अब आप कोर्ट के फैसले को मानेंगे कि नहीं, उसका भी विरोध करेंगे। एक ही सवाल अब बाकी है। कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन आप न्यायालय की आड़ लेकर के एजेंडा चालू करे हुए हैं, एक एजेंडा लागू किए वो उसको एजेंडा किसने सेट किया है? अरे ये तो आप बताइए किसने सेट किया है? क्यों बार-बार एजेंडा की बात करते हैं? मामला कोर्ट में चल रहा है, आप एजेंडे की बात करते हैं भाई। बहुत बढ़िया जी। संदीप जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से मेरे ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन एजेंडा असल में सेट कौन कर रहा है? जरा मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से चाहूंगा इस सवाल का जवाब। देखिए, ये साफ साफ आपने इसके पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस तरीके से इसका निरीक्षण किया गया, जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि वहाँ जो तथ्य पाए गए हैं वो ये साबित करते हैं कि वहाँ मंदिर ही है। मस्जिद तो भाई आप हिंदू राष्ट्र में रह के, हिंदू ज़मीन पर रह के आप जहाँ चाहिए वहाँ तोड़ के मस्जिद बना दीजिए और फिर कहिए कि वहाँ मंदिर था, वहाँ मस्जिद था। मंदिर को तोड़ के तो जो अवशेष मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, वो किस बात के मिले हैं? इसका साबरी साहब के पास जवाब है। जो अवशेष वहाँ पे मिले हैं, ये पत्रकारिता वाली भाषा नहीं है। नहीं, ये पत्रकारिता वाली भाषा नहीं है। चलिए आज आप पत्रकारिता भाषा समझाइए, आप बताइए समझाइए, और आज पत्रकारिता वाली भाषा भी बता। चलिए आज की ये डिबेट भी एक नजीर बनेगी कि मुस्लिम स्कॉलर ने पत्रकारिता की भाषा। जी, अरे आपको मालूम मंदिर कब बना? अरे आप मंदिर की तिथि बताइए। इंडिया ने अरे आप मंदिर की तिथि बताइए। ज्ञान व्यापी मंदिर जो है, श्रृंगार गौरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कोर्ट मंदिर कह रहे हैं, नहीं, मैं कोर्ट के फैसले की मैं बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ तथ्य मिले हैं वो तथ्य ये बताते हैं कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है और आगे भी मंदिर ही रहेगा। मेरा ऐसा मानना है। मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, न किसी और पक्ष का ले रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है, नहीं, जो आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। नहीं, मंदिर ही था, मंदिर वहाँ था। आप बताइए ना, वहाँ मंदिर था कि नहीं? वहाँ मंदिर था कि नहीं? आप ये बताइए, मंदिर था कि नहीं? आप यही बाबरी मस्जिद कह रहे थे, आप यही बाबरी मस्जिद पे भी आप यही कह रहे थे और आज भी आप यही कह रहे हैं। अरे सब कुछ मिला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये गोदी मीडिया नहीं, राष्ट्र से प्रति इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है। अरे कुछ ऐसा कुछ नहीं था। आप वो वामपंथी इतिहासकारों की आप बात करेंगे, इतिहास जो बताया जाएगा वो सही नहीं है।
पर बात की जा रही है। मुझे लगता है जो अभी तक जो लोग पढ़ते आए हैं MIH और AIH की बात करते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आमिर साबरी जैसे लोग अगर देश में आते रहे तो इतिहास, मुझे लगता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, इतिहास अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब दो तरीके का हो जाएगा इतिहास। MIH और AIH वाले भूल जाइए, रुकिए, क्योंकि एक खुदाई के पहले और एक खुदाई के बाद वाला इतिहास हो जाएगा। और आमिर साबरी जैसे आप लोग तो इतिहास की परिभाषा ही सर बदल देंगे आने वाले समय में, मुझे तो यही लग रहा है। वीर सावरकर अब इतिहास का इतिहास के महापुरुष हैं, वीर सावरकर को आप महान नहीं कहेंगे तो जिन लोगों ने अपने जेल, जब उनको जेल भेजा गया तो अपने घरों पे रह के आराम काट रहे थे, और वीर सावरकर को आपने सेलुलर जेल और काला पानी भेजा, तो सजा किसने भुगती? उस बात की सजा किसने? काला पानी जाने वाला पहला कौन व्यक्ति था? पहला व्यक्ति था मोहम्मद फजल। पहला व्यक्ति था काला पानी जाने वाला मोहम्मद फजल। आप लोगों ने सारा इतिहास छिन्न कर दिया। अरे संदीप जी छिन्न कर दिया। आप आज की तारीख में वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी मानेंगे? आप बताइए, कैसे नाम चलेगा? काला पानी किसने अरे झेला 10,000 देश था? को अंग्रेजों ने दहकती आग में नंगा करके फेंका था। आपने कहा इतिहास में लिखा? बताइए नेहरू को। अरे आप बताइए। अरे छोड़िए नेहरू की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं उन पर आइए। कितने दिन की ये तो इस देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति 1949 से शुरू हुई है, आज भी चालू है। तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, रुकिए शबनम जी, बात देखिए कहां से शुरू हुई और बात इतिहास पे आ गई, फिर बात तुष्टिकरण को लेकर के आ गई। तुष्टिकरण की इस राजनीति को जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार कैसे माकूल जवाब देगी? देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि साबरी जी, जब महापुरुषों की बात होती है तो वीर सावरकर को अलग नजरिए से देखते हैं और अन्य जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनको अलग। तो ये देशभक्ति का ये नजरिया नहीं हो सकता। अगर कोई देशभक्ति करता है, देशभक्त है, तो उसके लिए सभी बराबर के दर्जे पे होते हैं। अगर कोई पहला आदमी हो काला पानी जाने वाला या अंतिम हो, सभी देशभक्त रहे हैं, तो इसको आप नकार नहीं सकते। वीर सावरकर को आप कमतर नहीं नाप सकते, किसी से आप वीर सावरकर ने माफी नहीं मांगी, मैं कहना अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करी। अरे आप बताइए, दूसरी बात जो आप बार-बार कह रहे हैं कि आपने मंदिर कहा, आपने मस्जिद कहा, पर 1936 में लेकिन इतिहास हिंदुस्तान का बदल सकते हैं। जो इंटरनेशनल इतिहास रखा हुआ है ब्रिटिश कोर्ट ने इसको खारिज किया था कि नहीं, ये पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर की जमीन है। पर ये हम सब जानते हैं कि मुगलों ने जिस तरीके से तमाम मंदिरों, अरे क्या मुगलों को बदनाम करते हैं आप लोग? मुगलों ने तो मंदिरों को इतनी जागीरें दी हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। लेकिन शबनम की बात कर रही हैं आप, मुगलों को क्यों गाली देते? गलत है। अरे क्यों गाली देते? न्यायालय है, देश के न्यायालय पे भरोसा करिए आप सारे। लेकिन आक्रमण किया, कुछ किया, लेकिन लूट के कहीं नहीं ले गए। लूट के ले गए उनको आप कुछ कहते हैं? आपको ये मालूम नहीं है? आरएसएस अंग्रेजों की हमेशा गुलाम रही, हमेशा मुखबिरी करते रहे आरएसएस वाले। आप पढ़िएगा, पढ़िए, हमने खूब पढ़ा हुआ है। मुगल कहीं नहीं लूट के ले गए, सारे मुगल बादशाह बाबर को छोड़ के समुद्र पे ले गए हैं। आज भी धरती पे मौजूद हैं सारे मुगल बादशाह। खूब लूट के बाबर चला गया, हिमालय को छोड़ गया, लूटा है। अरे कहाँ लूट के ले गए? अरे जो लूट के आप शर्म आती है? आप अंग्रेजों लगातार तो पत्रकार हैं, मैं तो बताइए, कह रहा हूँ। अरे जो अंग्रेज लूट के ले गए उनको लुटेरा कहिए ना। नहीं, आप अंग्रेजों लुटेरा कहिए, क्यों नहीं कहते आप लुटेरा? 200 अरे अंग्रेजों लुटेरा कहिए, अंग्रेजों ने भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग अंग्रेजों का प्रवक्ता नहीं ना, बीजेपी का प्रवक्ता है। मैं ना आरएसएस का प्रवक्ता हूं, कभी नहीं लुटेरा कहिए। हम बता रहे हैं आप लोगों ने आपके भाई, हम बता तो रहे हैं, अंग्रेजों को मुगलों ने भी इस देश को लुटेरा कह ही नहीं सकते हैं। मुगलों ने भी इस देश को खूब लूटा। अरे कहाँ लूट के ले गए? अरे संदीप क्या बताइए, 17 किस बार देश में लूट के ले गए? 17 बार आक्रमण नहीं, किया। 17 आप बताइए तो सही। करेंगे फिर हम लुटेरों के नाम। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ज्ञानव्यापी को लेकर के। हमारे साथ समीर जी भी जुड़ गए हैं, समीर सिंह जी प्रवक्ता सपा के। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी हमने ज्वाइन करा है। देखिए कितनी देर से हॉट डिस्कशन चल रहा था। अभी देखिए आरएसएस की भी बात हो गई, तुष्टिकरण की भी बात हो गई, सब कुछ बात हो गया। लेकिन अब अगर बात करें तो कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं इंतजार है। जो
हिंदुओं को सौंपी जाएगी क्या ज्ञानव्यापी, लगातार ये मुद्दा है। आपकी जरा मैं टिप्पणी चाहूंगा समीर जी। जी आलोक जी, अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं देखा, मुझे लगा कि मुद्दा तो कुछ और ही है, लेकिन अभी आपने अगर वापस से बताया कि ज्ञानवापी पे ही हमें डिबेट कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी का देखिए, अगर ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में है, अगर न्यायालय ने कुछ फैसला जो सुनाना है वो न्यायालय ने फैसला सुनाना है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया पे कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय का काम है। वो जब जिस हिसाब से वो उन्होंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, जो भी उनके पास तर्क हैं, जो भी उनके पास फैक्ट्स हैं, जो भी उनके पास एविडेंसेस हैं, उसके बेसिस पे वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे, जो भी फैसला करना होगा वो फैसला करेंगे। और अगर कोई भी पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, जो भी पक्ष के फैसले से इनकार करेगा या उसको फैसला मंजूर नहीं होगा तो वो हायर कोर्ट में चला जाएगा, हायर कोर्ट में अपील कर लेगा। तो उसमें हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इस हिसाब से बनी हुई है कि ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है जी। आलोक जी, मुद्दा ये है कि आज हम वापस से ज्ञानवापी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जब ज्ञानवापी का मुद्दा उठा, जब से ये ज्ञानवापी का मुद्दा जब से उठा है इनफैक्ट, तब से हमारे देश में कितनी अनरेस्ट है। और ये अनरेस्ट सिर्फ ज्ञानवापी पे स्टार्ट होके रुका नहीं, उसके बाद फिर हमने देखा, फिर ज्ञानवापी के चलते ही एक मोहतरमा थी जिनका एक बयान आया, जिसके बयान के चलते पूरे देश में आग लगी। उसके लिए भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी ही एक जो सोर्स था, सोर्स पॉइंट ज्ञानवापी था। उसके बाद फिर कई सारे प्रदेशों में, कई जिलों में हमने देखा कि कैसी हिंसा हुई। पुलिस भी, प्रशासन भी, चाहे वो किसी भी प्रदेश का प्रशासन हो, उसको कंट्रोल करने में असमर्थ था। उसके बाद अब जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से मामला ये शांत है। हमने देखा कि कैसे जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तब हिंदू मुसलमानों ने साथ में कैसे मिलकर कांवड़ यात्रा का किया। उसके बाद कई सारे फेस्टिवल्स निकले, सब बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से निकले और ऐसा ही होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इसका जो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है वो अगर आप देखेंगे कि देखिए अभी क्या कहते, अभी जो ये बात मानना पड़ेगा सबको, और ये बात समाजवादी पार्टी पहले से ही कहती आई कि ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संयोजित मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थित संगठन हैं, इन्होंने ये मुद्दा जानबूझ के खड़ा किया है वापस से। जो इससे पहले जिस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके, तो इसमें फिर सरकार का फिर क्या है जी, मामला कोर्ट में। लेकिन देखिए आलोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पे जितने पैनल में बैठे हैं सब बहुत सीनियर लोग हैं, ठीक है। ये सबको पता है कि कब, जैसे हमने देखा कि जब ज्ञानवापी वाला मुद्दा उठा, जब ज्ञानवापी वाली केस स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हुआ कि ताजमहल का दरवाजे के तहखाने खुलवाए जाएं। उसके बाद कहीं आया कि कोई मस्जिद है उसको भी तोड़ा जाए। और इसमें हमने ये भी देखा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल कुतुब मीनार, ये सब अभी पाइपलाइन में। मेरा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जब अभी आपने कुछ उदाहरण दिए कि ज्ञानव्यापी को एक सरकार ने अपना एजेंडे के तहत कर रही है, लेकिन आपने सारी चीजों का जिक्र कर दिया, लेकिन उस मामले में जिस बीजेपी प्रवक्ता को लेकर के आप बात कह रहे हैं, जिसकी सुपारी ली थी और गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी देखिए, वो भी चीजें लोगों को बताइए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए वो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी चीज लोगों तक ये संदेशा जाना चाहिए। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी उसमें हाथ लगी है, कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां से जुड़ रहे हैं, ये भी बात रखिए। मैं चाहूंगा आप बताएं। मैंने इससे पहले ज्ञानवापी मुद्दे पे जितनी भी डिबेट्स हुई, मैंने यही कहा था कि देखिए आपको जब तक इस देश में अगर अमन शांति चाहिए तो आपको उनकी जड़ें पकड़नी पड़ेंगी और जड़ें काटनी पड़ेंगी। आप बात कर रहे हैं अभी कार्यवाही की, वापस से देखिए अगर क्या कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संयोजित मामला है ये, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खुद के हाथ से। जी शबनम जी। आलोक जी, जब भी किसी मुद्दे पे चर्चा होती है तो विपक्ष ने एकमात्र उनके पास उत्तर होता है कि भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा इनके पास, अगर जनता में से कोई भी जाता है और उसे आपत्ति है, और उसने जब सर्वे आता है उसके बाद तमाम लोगों की आपत्ति आती है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है और ये पुराने शिवलिंग है और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के हमें आदेश का इंतजार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी तरीके की न छेड़छाड़ की है, न उकसाया है, न किसी बात पे डिबेट होता, और अगर किसी प्रवक्ता ने किसी के उकसाने पे कोई बात कहा है
तो उस पर जो गला काटने का काम किया, क्या समीर जी उसका समर्थन करते हैं? क्या ये निर्दोष लोगों के साथ कोई एक कोई भी समुदाय समर्थन नहीं बर्ताव करेगा कर सकता है? ये तो कोई भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई चाहे किसी एक भी वर्ग का। समुदाय क्यों? अगर समीर जी, इसका इस पर तो मैं आपकी समर्थन भी करता टिप्पणी है चाहूंगा। तो निश्चित तौर पे कौन ऐसा राजनीतिक दल होगा? जी आलोक जी शायद आलोक जी शबनम जी शायद ये चीज समीर जी की पहले टिप्पणी लेनी जल्दी से। जी इस तरह की चीजों में समर्थन शबनम जी करें ने शायद विपक्ष की कोई भी स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया। विपक्ष ने कभी भी कोई भी जब नुपुर शर्मा के ऊपर जो टिप्पणियां हुई उसका कभी समर्थन नहीं किया। नुपुर शर्मा जी ने जो काम किया था उसका खंडन जरूर किया था, क्योंकि देखिए ये बात सबके सामने है कि नुपुर शर्मा जी के बयान के चलते देश भर में आग लगी, देश भर में समुदायों के बीच लड़ाई हुई, देश भर में हिंसा हुई। समीर जी का जवाब सुनेंगे जरा। जी जी समीर जी अपनी बात रखिए। जी तो अखिलेश जी ने क्या देखिए कहा? उसके बाद देखिए शबनम जी बात कर रही हैं कि कभी क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसको एंडोर्स नहीं किया। आप ये बताइए, जब एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किसी फैसले का सहयोग करते हैं तो देखिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष है जिसके पक्ष में फैसला आएगा और दूसरा पक्ष है जिसके जो उस फैसले से आहत होगा। और अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और आप कहते हैं कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, तो क्या आप एक दूसरे पक्ष को आहत नहीं कर रहे हैं? आप किसी पक्ष के वो नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप हैं पूरे प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें ईसाई भी है, उसमें। और क्या हमने नहीं देखा आलोक जी कि जितने भी याचिकाकर्ता थे उसमें से एक याचिकाकर्ता बाद में हट गई? क्या हमने नहीं देखा कि उसमें याचिकाकर्ताओं में भी अलग अलग लिंक्स निकल के आने लगे? बात घूम फिर के भावनाओं को आहत करने की आ जाती, घूम फिर के, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे एसआई की, चाहे राजनीतिक दल की, चाहे पक्ष की विपक्ष की, ऐसा फैसला होना चाहिए किसी की भावनाएं आहत ना। देखिए आलोक जी, अभी समीर जी ने ऐसा कहा कांवड़ यात्रा को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। आप बताइए, देश के मुसलमानों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां टोपी लगाए, कितनी खिदमत करी, कितना सेवा करी है। आप बताइए, पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, यहाँ तक के कुछ लोगों ने पैर तक धुलाए हैं। धुलाए नहीं धुलाए, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े तमाम इस तरीके के वीडियो वायरल हुए। यकीन जानिए, इस देश का मुसलमान बहुत अमन और शांति चाहता है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, देखिए ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि अभी इसी 1.5 साल के अंदर 5-6 राज्यों का चुनाव होना है, 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो ये मुद्दे गरमाए जा रहे हैं और ये लगातार अभी गरमाते रहेंगे, अभी भी फैसला नहीं आएगा। और जहां तक एक तरफा कार्रवाई वाली बात जैसे अभी हमने आप चल रही थी, तो आप ये समझ लीजिए, अभी कल 11 लोगों को सरकार ने छोड़ा गुजरात की, बलात्कारी थे, बलात्कार किया था, बाकायदे सारे साक्ष्य थे, उसके बाद सरकार ने 11 लोगों को छोड़ दिया। ये और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, वहां से पकड़े, वहां से पकड़े, वहां से तार जुड़े, तो मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगा कि अयोध्या में 27 अप्रैल की घटना है, कुछ शरपसंदों ने, अराजक तत्वों ने मांस के टुकड़े और कुरान की प्रतियां फाड़कर मस्जिदें फेंकी थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर सवाल तो उठना ही है, वाजिब है आलोक जी, कि फिर एक समुदाय को टारगेट कर करके अगर कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, और फिर सवाल सरकार पे नहीं उठेगा, फिर सवाल न्यायिक प्रक्रिया पे भी उठना लाजमी है, अनिवार्य है। शबनम जी अपनी बात रखिए इस पे। साबरी जी अगर आतंकवादियों के फैसले वापस ले लें और सवाल ना उठाएं आप, तो फिर इससे समझ में आता है। अरे शबनम जी, पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, जितने आतंकवादी घटनाएं घटी हैं सब संघ के लोगों ने घटाई हैं। बताइए, मैं उंगलियों पे गिनाना शुरू करूं? अभी आपको गिनाना शुरू करूं? अभी आप ही की सरकार, मोदी जी ने 350, 200 पिछली सरकार में छोड़े जो मुसलमान फर्जी बनते हैं। आपकी सरकार क्या, आप भी तो सरकार में है, सरकार यही मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार ने छोड़े 500 के आसपास, सरकार फर्जी बन गई। सरकार आप बताइए, अखिलेश सरकार में 6 बंद हुए थे। आप बड़ी एकता की बात करते हैं साहब, आप तो बड़ी एकता की अभी बात करें, तो अब ये आपकी सरकार और आपकी क्या हो गई? अरे भाजपा की सरकार, अरे कैसी आपकी सरकार है जी, तो हम बता रहे हैं। अब आप सरकार ना माने अपनी, तो हम कोई बात नहीं, हमारी सरकार सही, लेकिन सरकार ने छोड़े हैं जो फर्जी आतंकवादी बनते। आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं घटी हैं, मालेगांव, हैदराबाद, राजस्थान और खुद लखनऊ हाई कोर्ट पे जब हम फटा था, सब संघ के लोग पकड़े गए थे। भाई देखिए, अरे शबनम जी देखिए, क्या देख तुम रहे हैं? लखनऊ, अरे मैंने जब से होश संभाला 33 साल हो गए देखते हुए, बम ब्लास्ट हुआ था,
कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। क्या आप किसको दोषी करार दिया था मैडम? किसको बताएंगी आप? नाम बताइए। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा फिर ये होगा कि एनआरसी को लेकर भी क्या कुछ हुआ था लखनऊ में, घंटाघर में क्या प्रदर्शन की वो तस्वीर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा अभी जो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आप विपक्ष को क्यों बता रहे हैं? एजेंडा क्यों? एजेंडा कौन सेट कर रहा है? या तो मुझे लग रहा है आपने एजेंडा सेट कर रखा है। बताइए आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों आतंकियों के साथ क्यों इतनी? अगर एटीएस अगर गिरफ्तारी हो रही है तो किसी आधार पर हो रही होगी, किसी साक्ष्य के आधार पर हो रही होगी। इतनी सहानुभूति क्यों है आपको भाई? हाँ जी और जी बड़े सैफुल्लाह के साथ भाई इतनी सहानुभूति क्यों है? वजह जान सकते हैं क्या? देश में आज अमन चैन नहीं है। आज कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते देश और प्रदेश में दिखता है आपको? एटीएस कार्रवाई सही कर रही है तभी तो रुकावट हुई हुई है। संदीप जी से सवाल का जवाब लेंगे मैं, इसीलिए किसी राजनीतिक दल के पास। संदीप जी, लगातार जो नुपुर शर्मा का मामला उठाया, फिर उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई लगातार, किस तरीके से सहारनपुर से, ये तो एक पुलिस के लिए गुड वर्क है, एक सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं गुड, बल्कि इसमें किसी हर पक्ष को सराहना करनी चाहिए कहीं ना कहीं, बल्कि कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कन्हैया की हत्या की गई थी, जिस तरीके से उनका सर धड़ से अलग किया गया था, और वो घटनाएं ऐसा नहीं कि रुक गई वहीं पे, उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं, लगातार। अभी आज मैं कहीं चैनल पे देख रहा था कि आज भी किसी के पास ये मैसेज आया है कि अगर तुम उन लोगों का पक्ष लोगे तो तुमको तुम्हारी भी वही हाल किया जाएगा। तो आखिर साबरी साहब इस पे क्यों नहीं बोलते कि ये क्या हो रहा है? इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे? नुपुर शर्मा की बात, नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की बात आप कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की सुरक्षा, नुपुर शर्मा की सुरक्षा अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो नुपुर शर्मा का बचाना इस देश में मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिए। अगर आपने सर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं, सर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं, आप किसी इस्लामिक देश में नहीं, एक आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए इस देश में आप हिंदुओं की इस तरह की हत्या करेंगे और हिंदू आतंकवादी मैं तो गले लगा ही रहा हूँ, गले लगा रहा हूँ। सर से अलग कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सर से अलग की बात कौन कह रहा है? नुपुर शर्मा पे अगर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो उनके जीवन को लगातार खतरा में कह रहा हूँ। सर तन से अलग कौन करता है? और एक उसको आप छोटी घटना मान रहे हैं, छोटी घटना मान रहे हैं। इस व्यक्ति की प्रमुख तो आप लगातार आप मैसेज आ रहे हैं, लगातार मैसेज आतंकवादियों को। बात ये नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों को और मुन मुस्लिम स्कॉलर को भी समझना चाहिए, जो हत्या को लेकर के किस तरीके से एक धर्म से मानते हैं, आस्था की बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस धर्म को लेकर के जो लोग पैरवी करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और धर्म ही खुद बदनाम होता है। ये वो लोग कब समझेंगे जो वकालत करते हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हो, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।